नमस्कार, मैं अजय कुमार। एक तरफ प्रशांत भूषण की हिम्मत की सलामी दी जा रही है और दूसरी तरफ उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अन्ना आंदोलन का हिस्सा बनकर गलत किया। उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आरोप लगाने वाले वे हैं जो कांग्रेस की खामियों की तरफ नहीं देखते हैं, न ही कांग्रेस की खामियों को स्वीकार करना चाहते हैं, जिन्हें कांग्रेस के भ्रष्टाचार से आशिकी है। कांग्रेस चाहे दलाली की पूरी सीमा क्यों न पार कर दे, लेकिन उनकी चाहत कांग्रेस के लिए खत्म नहीं होने वाली। जहां तक अन्ना आंदोलन की बात है तो भारतीय इतिहास के बेहतरीन आंदोलनों में से एक अन्ना आंदोलन भी था। हाँ, यह जरूर है कि इसके बाद जो सरकार बनी उसमें बिल्कुल वैसे मानक नहीं अपनाए गए जैसे अन्ना आंदोलन में कहा गया था, या यह कह लीजिए कि जैसा सपना अन्ना आंदोलन ने दिखाया था। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे लोग गलत तब कहे जाते जब वह सब कुछ गलत होता हुआ देखते भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने रहते। जब ये लोग हटे, उस समय की तकरीबन सभी खबरों और इंटरव्यूओं से एक बार फिर से गुजर कर देखिए। प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल को लिखे अपनी चिट्ठी में लिखा था कि आने वाला इतिहास तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि तुमने एक बहुत बड़े आंदोलन को एक बहुत ही छोटे मकसद में बदल दिया। तुम भी कांग्रेसी और भाजपाइयों की तरह केवल सत्ता पाने की होड़ में लग गए। योगेंद्र जी ने तो बाकायदे इस सवाल का जवाब देते हुए इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे कोई फिर से पीछे भेजेगा तो मैं सब कुछ जानते हुए भी अन्ना आंदोलन का हिस्सा बनूंगा, इससे दूर नहीं रहूंगा, क्योंकि इतिहास में ऐसे मौके कभी कभार आते हैं और इनसे पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ लोग समाज की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को अनदेखा कर अन्ना आंदोलन के समय के तथ्यों को जुटाकर ऐसा लेख लिख रहे हैं कि इसमें दक्षिणपंथी लोगों का हाथ था और उन्होंने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उनकी बातों में तथ्य तो है, लेकिन विश्लेषण कांग्रेस का चश्मा लगाकर किया गया है। वैसे लोग कुछ प्रतिगामी बिंदुओं को लेकर पूरे आंदोलन को खारिज कर रहे हैं। अन्ना की समझ, दक्षिणपंथी लोगों की मौजूदगी और आंदोलन के अगुवाओं के बीच आपसी मतभेद को उकेर कर लोग पूरे अन्ना आंदोलन को खारिज कर रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि ऐसे नाराजगी के बिंदु शायद दुनिया के हर आंदोलन में मौजूद होते हैं। अपने आज़ादी के आंदोलन को भी देखिए। गांधी अपने स्वराज में वर्णाश्रम का समर्थन करते हैं। अंबेडकर भारत से अलग, दलितों के लिए एक अलग देश चाहते हैं। वामपंथी लोग रूस की तरफ देख रहे हैं और दक्षिणपंथी लोग सड़े हुए परंपराओं को बचाने में लगे हुए हैं। सबकी व्यक्तिगत जीवन अगर आप छानने जाएंगे तो बहुत कुछ साफ सुथरा आप नहीं पाएंगे, लेकिन सब पूरे भारतीय जनमानस को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही अन्ना आंदोलन में अन्ना को सामने कर पीछे सिविल सोसाइटी के जाने माने लोगों से लेकर दक्षिणपंथी, वामपंथी से जुड़े तमाम विचारधाराओं से जुड़े लोग हैं। भ्रष्टाचार के नाम पर आज़ादी के 60 साल बाद पूरे भारत को एकजुट किया जा रहा है। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा इस आंदोलन से प्रभावित है। सब कुछ ठीक चल रहा है इस आंदोलन में, लेकिन यह केवल आंदोलन है। जैसे आज़ादी का आंदोलन था, आज़ादी मिल जाने पर सब कुछ बदल नहीं गया, लेकिन हम संप्रभु बने, हमारा खुद का संविधान बना, हम अपनी नियति के खुद के मालिक बने, लेकिन हमारी परेशानियां जस की तस रहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि आज़ादी का आंदोलन व्यर्थ आंदोलन था। ठीक ऐसे ही अन्ना आंदोलन से यह बात तो सामने आई है कि लोकतंत्र तभी बच सकता है जब उसकी संस्थाएं कारगर हों, उसकी संस्थाएं पारदर्शिता अपनाती हों, नागरिकों के प्रति जवाबदेही रखती हों। अन्ना आंदोलन से यह बात तो खुलकर सामने आई कि लोकतंत्र की असली समस्याएं विचारधाराएं नहीं हैं। लोकतंत्र में तो विचार करने की खूब आज़ादी मिल जाती है। लोकतंत्र की असली समस्या उसका सिस्टम है। सिस्टम से जुड़े प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस से जुड़े लोग हैं, और लोग को बनाने की जिम्मेदार वह लोग है जिसमें लोग बनता है। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशांत भूषण अन्ना आंदोलन के बाद बने आम आदमी पार्टी में रहते तो उन तत्वों की बात नहीं की जो अन्ना आंदोलन में कही जा रही थी? तो जवाब सीधा है कि पूरे पुरजोर तरीके से प्रशांत भूषण ने बात की, बात बनाने की कोशिश की, बात नहीं बनी तो पार्टी छोड़ दी। अगर चुपचाप रहते तो राज्यसभा का सांसद बन सकते थे। इसलिए जो प्रशांत भूषण पर आरोप लगा रहे हैं वह दबे पांव कांग्रेस भक्ति भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिपटी एक ऐसी पार्टी है जिसका बचाव करने वाले उसी के दलदल में जाकर फंस जाते हैं। अब आप यह पूछेंगे कि क्यों दक्षिणपंथी लोगों को अन्ना आंदोलन में शामिल किया गया? इसका सीधा जवाब तो यह देना चाहिए कि लोगों को आंदोलनों की प्रकृति की समझ नहीं है। इसलिए जो ऐसा सवाल पूछते हैं उनसे उलटकर यह पूछना चाहिए कि आप मुझे यह बताइए कि आंदोलन अगर धार्मिक प्रकृति का ना हो
उसका विषय भ्रष्टाचार जैसा एक मुद्दा हो जिससे हिंदुस्तान का अधिकतर समाज आसानी से जुड़ जाता है, उसने अपनी तरफ सारे देश को आकर्षित किया हो, मंच पर बोलने वाले अधिकतर लोग भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वाले लोग हों, वैसे में अगर आप अगुवाई कर रहे हैं तो क्या आप ऐसे लोगों को सभा में आने से मना कर देंगे जिनकी विचारधारा में धर्म का पहचान का पक्ष हावी है, या आप ऐसे लोगों को मंच पर आने से मना कर देंगे जिनकी समाज में एक अच्छी खासी पकड़ है? क्या आप यह नहीं चाहेंगे कि आपके मुद्दे का प्रसार अधिक से अधिक हो? मुद्दे को केंद्र में रखकर सोचेंगे तो आप पाएंगे कि अन्ना आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन नहीं था। इससे सभी तरह के लोग जुड़े थे, इसीलिए यह प्रभावी हो पाया। इसके बाद अन्ना आंदोलन की एक और आलोचना सुनने को मिलती है कि यह सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ आंदोलन नहीं था, केवल सड़क, बिजली, पानी और भ्रष्टाचार के नाम पर किया हुआ आंदोलन भारत का आंदोलन नहीं हो सकता है। यह आलोचना बहुत कमजोर लगती है। ऐसा लगता है कि उन लोगों द्वारा फैलाई जा रही है जो अभी भी जाति के पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर नहीं आए हैं। भारत सरकार द्वारा आरक्षण को अपना लिया गया है। भारत में सामाजिक न्याय करने के लिए भारतीय राज्य द्वारा आरक्षण का तरीका अपनाया जाता है। सवाल सामाजिक न्याय का नहीं है, सवाल इस बात का है कि सामाजिक न्याय बरतने वाले लोग कैसे हैं। अगर यह लोग भ्रष्ट आचरण से मुक्त हैं तो सामाजिक न्याय की तरफ आसानी से बढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर यह लोग भ्रष्ट आचरण से मुक्त नहीं हो तो सामाजिक न्याय की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता है। अब जैसे आप ही बताइए कि लालू यादव या मुलायम सिंह यादव अगर सामाजिक न्याय के अगुवा हैं तो क्या भारत में सामाजिक न्याय के नाम पर कोई आंदोलन बन सकता है, या क्या उस आंदोलन से कोई जुड़ पाएंगे? ऐसा बिल्कुल मुमकिन होता हुआ नहीं दिखता। और अंतिम बात यह कि भाजपा के अलावा उस समय किसी भी दूसरे धड़े के पास ऐसा कोई संगठन नहीं था, इसलिए भाजपा ने आसानी से बढ़त बना ली। और अब भी भाजपा के विपक्ष के पास कोई संगठन नहीं है, सब हथियार डालकर कांग्रेस को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। पर हमला करते हैं तो प्रशांत भूषण जैसे ईमानदार लोगों को भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के भरमीले गणासे से काटने की कोशिश में जुट जाते हैं। लोग कहते हैं कि अन्ना आंदोलन कभी इतिहास का हिस्सा नहीं बनेगा। इतिहास पर किसी व्यक्ति का या हमारे और आपका पकड़ नहीं होता है, इतिहास समाज के द्वारा बनता है। जैसे गांधी का नाम इतिहास में है, वैसे ही मोदी का नाम इतिहास में है, वैसे ही अन्ना का भी नाम इतिहास में है। हाँ, ये बात अलग है कि सबकी तुलनाएं और सबकी प्रकृतियां अलग अलग होंगी, उस पर चर्चाएं अलग अलग तरीके से होंगी, लेकिन अन्ना आंदोलन यह बताया है, आज़ादी के बाद से एक ऐसा आंदोलन है जिसने यह बताया कि भारतीय लोकतंत्र में कमी कहाँ पर है। इसमें सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है। यहाँ पे ज़रूरत है मजबूत संस्थाओं की, पारदर्शिता की, जवाबदेही की, सबसे बड़ी ईमानदार नौकरशाहों की, यानी कि संस्थाओं पर बात करता है। ये कैसे मूल्य पर बात करता है जिसके सहारे लोकतंत्र चल पाए। इसलिए अन्ना आंदोलन आज़ादी के बाद एक ऐसा आंदोलन है जो लोकतंत्र के सिस्टम पर बात करता है और उस सिस्टम को बचाने वाले मूल्यों पर जोर देता है। इसलिए अन्ना आंदोलन इतिहास में एक खास जगह लेकर हमेशा मौजूद रहेगा और इसे कोई खारिज करना इतना आसान काम नहीं है। शुक्रिया।